सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी मुझसे अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। कल भी इसी कुंडली पर इसी प्रश्न पर हम लोगों ने कक्षा किया था। वह पहला भाग था। स्थानांतरण से संबंधित कई प्रकार से विषय वस्तु देखे जाते हैं। आज की कक्षा में हम लोग लग्न कुंडली पर भी आधारित चर्चा करेंगे। यह लग्न कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है, यह दशमांश कुंडली है एवं यह गोचर की लग्न कुंडली, गोचर का नवमांश कुंडली, गोचर का दशमांश कुंडली भी है। हम लोग जितने विस्तृत रूप से ज्ञान आपस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम लोगों की विवेकशीलता बढ़ती जाएगी। कहा ऐसे भी गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क स्मरण शक्ति एक जैसे नहीं होते। किसी में पावर ज्यादा है, सभी बातों को सुन लेता है, समझ जाता है, याद भी रख लेता है। बहुत से व्यक्ति 50% स्टोर कर पाते हैं, बहुत से व्यक्ति 75%, बहुत से व्यक्ति 25%, बहुत से व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उनसे 1% भी सुने हुए बात स्टोर नहीं हो पाते। तो जो आगे चलता है उसका कर्तव्य बनता है कि सभी के क्षमताओं को पहचाने एवं आवश्यकता अनुसार अगर हम 200% अगर बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास में 50% ही सुने हुए बातों को याद करने की क्षमता है और आवश्यकता 100% की है, तो हमें अपने ज्ञान एवं अनुभव को अपने अध्ययन या अपने गुरुजनों से सुझाव सलाह लेकर उसको हम 200% बोले। तो जब हम 200% बोलेंगे तो व्यक्ति 50% अगर उसे याद होता है तो वह व्यक्ति 100% बन जाता है। यह एक शिक्षक का गुण होता है। हम अपने उस गुरुजन जिन्होंने हमें यह बतलाया, आज भी वो हैं, लेकिन अब वह खाट पे पड़े रहते हैं। हम उनके चेहरा को स्मरण करते हुए हम अपने अंतरात्मा से अपनी भावनाओं को उनके चरण, हमारी भावनाएं उनका चरण स्पर्श कर रहा है ऐसा मानते हुए हम उन्हें प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसी विवेकशीलता सभी के पास में आए और मैं जो विषय वस्तु की चर्चा करूं वह इतना विस्तृत रूप से हो कि अगर व्यक्ति कुछ आधा अधूरा भी समझ पाए तो आवश्यकता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य वह ज्ञान प्राप्त कर ले और फिर अपने विवेकशीलता के आधार पर पुस्तकों का अध्ययन कर जो कमी रह जाती है उसे वह पूर्ति कर सके। तो आज की भी कक्षा यही कुंडली में स्थानांतरण योग पर आधारित होगी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने कल की कक्षा में काफी विषय वस्तुओं पर चर्चा किया था। नौकरी योग के भी प्रमुख एक सूत्र पर चर्चा किया था। आप लोग कल की वीडियो देख सकते हैं। कल की कक्षा में जो स्थानांतरण के जो प्रमुख 3-4 योग हैं, 5, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था विस्तृत रूप से। हम सरसरी तौर पर आज की कक्षा में उस स्थानांतरण वाले योग का हम सरसरी तौर पे यहाँ पे बोल देना चाहते हैं। विस्तृत रूप से आप लोग कल की वीडियो देख सकते हैं कि गोचर में 10वें एवं 6ठे दोनों भाव के स्वामी, 10वें एवं 6ठे दोनों भाव के स्वामी अच्छे स्थिति में हो। गोचर में 10वें एवं 6ठे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हो। वर्तमान जिस समय प्रश्न पूछा जा रहा हो कि क्या अभी स्थानांतरण हो सकता है, तो यहाँ 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा है, 6ठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। इनकी गोचर में स्थिति देखनी होगी तो यह गोचर की कुंडली है तो चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा यहाँ नीच का है। देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव में है, स्थिति अच्छी नहीं है। क्या हो गया? दशा स्वामी
अंतरदशा स्वामी किस भाव के स्वामी हो, तो दशा स्वामी तीसरे छठे, दशा स्वामी तीसरे छठे, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें आठवें नौवें या 12वें भाव, सातवें आठवें नौवें या 12वें भाव के स्वामी हों तो प्रयास करने पर संभावनाएं बनती है। यहाँ सातवें भाव के स्वामी, सातवें भाव के स्वामी की महादशा है, आठवें भाव के स्वामी की अंतरदशा है, जो 1/26 तक चलने वाला है। यह योग लग रहा है कि स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण होने की संभावनाएं बन रही है। संबंधित दोनों भावों की दशाएं चल रही है, संभावना बन रहा है, परंतु चौथे मतलब दसम एवं छठे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। इस वजह से यह गोचर में स्थिति अच्छी ना होने के कारण यह थोड़ी सी समस्या है। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि 10वें भाव के स्वामी, 10वें भाव में गुरु की गोचर हो या 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े और वर्तमान के दशा स्वामी, दशा स्वामी नहीं अंतरदशा स्वामी से उनका संबंध बन जाए तो होती है। D1 में बनती है तो अच्छी बात है, अगर D1 में संबंध ना बने तो यहां पे देखना चाहिए। कहां पे देखना चाहिए? गोचर के D10 में, यानी कि वर्तमान में जब हम कुंडली जनरेट करते हैं तो वर्तमान के समय में जो भी D10 की कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं वो गोचर के कुंडली कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी यहीं पे है, गोचर के गुरु की दृष्टि दसम भाव पर भी नहीं है एवं गोचर में स्थिति भी दसम भाव में नहीं है, इसलिए यह सूत्र भी नहीं लग रहा है। अगर बाय द वे अगर यहीं पे देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे होते यहाँ पे तो इनकी दृष्टि पड़ती, इनकी दृष्टि पड़ती, या अभी देखा जाए गोचर के कुंडली में भी D10 में देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में है, D10 में इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रहा है, परंतु यहां पर नहीं पड़ रहा है। यहां पर क्या दसम भाव पर पड़ रहा है? नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, नहीं पड़ रहा है। फिर क्या होगा? तो कोई भी ग्रह, अभी देवगुरु बृहस्पति मार्गी है या बकरी वर्तमान में? बकरी है गुरुदेव। देवगुरु बृहस्पति अभी बकरी है। अब यहां पर देखा जाए यह सूत्र कैसे प्रभावी हो रहा है, नहीं हो रहा। हम लोगों ने अभी पढ़ा दशा स्वामी तीसरे छठे, आप लोग लिखें तीसरे छठे, यह सूत्र का उपयोग किया गया था कि नहीं किया गया था? जी गुरु जी। तीसरे छठे सातवें आठवें नौवें या 12वें भाव के स्वामी की दशा हो तो यहाँ पे तो दशा और अंतरदशा यही दोनों की है। सातवें भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा 8वें भाव के स्वामी का, जो यह 1/26 तक चलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर यानी कि साल भर तक है। इस साल भर के बीच में स्थानांतरण होने की संभावनाएं बनी, दशा तो मिला ना, फिर अब उसके बाद में देखा जाए। दूसरी बात यह है कि अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध दसम भाव से गोचर का बन जाए तो D1 में बने तो भी, अगर D1 में नहीं बन रहा है तो D10 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर अभी वर्तमान में बकरी है तो यह D10 में, यह मिथुन राशि में है तो या फिर बकरी है तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में अंशात्मक मान वह पीछे की तरफ चलेंगे तो पीछे जाएंगे कि आगे? पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो जब पीछे से जब यह मार्गी होंगे, मार्गी होंगे और यह यहां तक आएंगे, जब कर्क राशि में आएंगे तो D10 में गोचर के देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगा तो संभावनाएं बन सकती है।
इस प्रकार से तो कल की कक्षा में हम लोगों ने विश्लेषण नहीं किया था ना, कि किया था? नहीं किया था गुरु। नहीं किया था गुरुजी। अभी रुकिए, हमको भी थोड़ा सा वो देख लेने दीजिए। देवगुरु बृहस्पति तो अभी मार्गी हैं, बकरी तो नहीं है ना। आप लोग भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, अभी तो हमने देखा मार्गी है। वक्री और अंशात्मक मान देवगुरु बृहस्पति का जो है वह अंशात्मक मान 1747। क्या 1747 का मतलब 18 अंश के आसपास में। 20 डिग्री से जब अधिक होगा अंशात्मक मान इनका, तो कहां चले जाएंगे? कर्क राशि में जाएंगे, दशमांश में, या थोड़े से ही कुछ दिन में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक अगर यदि प्रयास किया जाए, क्योंकि यदि प्रयास किया जाता है तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक राशि प्रयास भाव में भी है, मूल त्रिकोण राशि, और उनका संबंध यह बन रहा है। यदि प्रयास किया जाए तो आने वाले महीनों में, अगले महीनों में स्थानांतरण के लिए स्थिति बन सकती है। अब यहां तक बातें स्पष्ट हो गई कि कैसे देखेंगे हम लोग? जी गुरु जी। गोचर के गुरु, इससे आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम लोगों ने कल की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि राहु या शनि की अंतर्दशा हो तो स्थानांतरण होने की संभावनाएं बनती है, जो इस कुंडली पर प्रभावी नहीं हो रहा है। हम लोगों ने यह भी कल की कक्षा में पढ़ा था कि शनि गुरु या राहु का 10वें 6वें या 11वें भाव में गोचर हो तो भी स्थानांतरण होने की संभावनाएं बनती है, जो इस कुंडली में नहीं लग रहा है। शनिदेव तो अभी लंबे दिनों के बाद में आएंगे 10वें भाव में, वो तो कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि शनिदेव अभी 11 नंबर की राशि में है। देवगुरु बृहस्पति 10वें 6ठे या 11वें भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति अभी 1.5 साल बाद में आएंगे यहाँ 10म भाव में। राहु की बात करें तो राहु देव कहां पर है? 12 नंबर की राशि में, यहाँ पर गोचर में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10म भाव में आने में तो देर लगेगा ना। हाँ, यह भी है कि राहु का 10म भाव पर दृष्टि पड़ना भी, पंचम दृष्टि पड़ना भी या नवम दृष्टि पड़ना भी स्थानांतरण के योग देता है, तो वह उतना प्रभावी योग नहीं देता। लेकिन हाँ, यदि अन्य कोई सूत्र जब लगते हैं तो उसमें यह सहयोग दे देता है। जो ही महीने 15-20 दिन के बाद में, जो ही देवगुरु बृहस्पति गोचर में, जब यह गोचर के D10 कुंडली में जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थानांतरण की संभावनाएं बनती है। वह भी किस प्रकार से? तो काफी प्रयास करने के बाद में, क्योंकि शनिदेव प्रयास थे, देवगुरु बृहस्पति की लग्न कुंडली में जो राशि बनी हुई है मूल त्रिकोण राशि, वह प्रयास भाव में है, तब अगर प्रयास का यह थोड़ी सी आसानी कम दिखती है। अब लग्न स्थानांतरण के और भी कई सूत्र बनते हैं। लग्नेश, दशमेश, लग्नेश लग्न भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, या कुंडली में कोई उच्च का ग्रह हो, लग्न कुंडली में कोई उच्च का ग्रह, क्या इस कुंडली में, के लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है? तो बुध सूर्य, बुधदेव उच्च के हैं, बुधदेव 6 नंबर की राशि में उच्च के हैं। तो लग्नेश की दशा हो या दशमेश की दशा हो या कुंडली में उच्च के कहीं भी किसी भी भाव में कोई ग्रह यदि उच्च का बैठा है तो उनकी दशा हो तो स्थानांतरण की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए लग्नेश की ही अंतरदशा चल रहा है, 2-2 3-3 सूत्र लगे या नहीं लगे? लगे जी गुरुजी। गुरु जी। लग गए, स्थानांतरण की संभावनाएं बन रही है। अब इसके बाद में यही कुंडली है, आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले मैंने फ्लडिस किया था, तो मैंने स्पष्ट कह दिया था कि काफी प्रयास के बाद ही मुश्किल ही दिखती है, न के बराबर। जिस सदस्य की यह कुंडली है या सरकारी व्यक्ति की नौकरी की कुंडली। कक्षा के अंत में
हम उनका भी विचार जानने का प्रयास करेंगे। जब गोचर के कारण, और भी सूत्र आप लोग पढ़ें, गोचर के कारण केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 यह भाव जब पीड़ित होता है तो स्थानांतरण के योग बनने की संभावना रहती है। अब देखिए वर्तमान में कोई ग्रह लग्न कुंडली में अभी देखें, कोई ग्रह लग्न को पीड़ित कर रहा है क्या? गोचर में लग्न कुंडली को कोई किसी ग्रह के द्वारा क्या केंद्र भाव पीड़ित हो रहा है अभी वर्तमान में? वर्तमान में 7वां भाव पीड़ित हो रहा है गुरुजी। हाँ, 7वां भाव पीड़ित हो रहा है, लेकिन यहां पे समझने की बात है, शनि देव जब योग कारक हो जाते हैं जिस कुंडली के लिए, उस ग्रह की नीच की दृष्टि भी उतनी नुकसानदायक स्थिति नहीं करता ही नहीं है। अब यहीं पे देखा जाए, आपने कहा कि 7वां भाव पीड़ित हो रहा है, ठीक है, यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति को आप एकदम 100% अपने जैसा जानते हैं। तो इस लग्न कुंडली में देखा जाए शनि की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन तो बिखरा टूटा फूटा होना चाहिए। शनि की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाना दाम्पत्य जीवन को खराब करता है कि नहीं करता है? परंतु जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, क्या वह व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन इस शनि की नीच की दृष्टि पड़ने के कारण उतना खराब है जितना खराब का आकलन किया जा सकता है? नहीं है गुरुजी। नहीं गुरुजी, हाँ, हमें जवाब दिया जाए। नहीं है गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं है। इससे हम लोगों को यह व्यवहारिकता के साथ में हम लोगों को सीखना चाहिए कि अब यहां पर शनि की नीच दृष्टि नुकसानदायक हुई? नहीं। नहीं क्यों नहीं हुआ? तो शनिदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, शुभ ग्रह भी हैं, तो शुभ ग्रह की नीच की दृष्टि भी उतना पीड़ादायक नहीं होती। नहीं होती, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यह भाव पीड़ित हो गया। इसलिए शनि की दृष्टि तो यहाँ पर गोचर के कारण 2.5 वर्षों से 2.25 वर्षों से पीड़ित हो रहा है ना, तो इस व्यक्ति को 2 वर्षों में तो स्थानांतरण हो जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो जिस प्रकार शनि देव की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण लग्न कुंडली के भी शनिदेव, जो जन्म के शनिदेव हैं वह भी नीच की ही दृष्टि डाल रहे हैं, एवं गोचर के शनिदेव की भी नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर है। दाम्पत्य जीवन में तो असमंजस सा स्थिति रहनी चाहिए, नहीं है, इसलिए अभाव भी पीड़ित नहीं हो रहा है, क्योंकि शनिदेव क्या है? योग कारक ग्रह है, बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं, अभी गोचर में भी इसलिए पीड़ित नहीं। हाँ, अब पीड़ित तो अभी वर्तमान में नहीं है, नीच के चंद्रमा की भी दृष्टि केंद्र भाव पर कहीं नहीं है। हाँ, अब मंगल देव 3 नंबर की राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। अब ज्यों ही मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, दशम भाव पीड़ित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। केंद्र भाव पीड़ित हो गया, तो मंगल देव भी तो अभी बकरी स्थिति में है, मार्गी या मार्गी स्थिति में है, मार्गी हो गए या बकरी हैं, मंगल देव मार्गी हैं और 23 अंश हैं इनका अभी वर्तमान में। यहाँ अंशों की स्थिति हम लोग गोचर के नौमांश कुंडली से भी कर लेंगे। अभी यहाँ मंगल देव मेष राशि में है और यह नौमांश कुंडली में, लग्न कुंडली में मिथुन राशि के हैं, तो मिथुन राशि का जो मेष का नौमांश होता है वह किसका होता है? तो 2 यहाँ पर, इससे पहले 2 तो 9 दूना 18 और यह यानी कि 6 के बाद में गिनेंगे, 9 दूनी 18, हाँ 6 खत्म हो गया, 7वां से शुरू करेंगे,
तो 1 2 3 4 5 6 या 7वें नवमांश में है, यानी कि 20-22 डिग्री से अधिक है। और यहाँ भी जो है वो कल की स्थिति है अभी 22-23 डिग्री की। तो जब यह कर्क राशि में जाएंगे, कितने दिनों के बाद में जाएंगे? बहुत जल्दी चले जाएंगे ना। लगभग कितने दिनों में जाएंगे? एक अंश को पार करने में मंगल देव को लगभग 1.5 दिन लगता है। मंगल देव को एक अंश पार करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 1.5 दिन। 1.5 दिन। क्योंकि 30 अंश पार करने में मंगल देव साधारणतः 45 दिन में लगभग एक राशि पार करते हैं ना। जी गुरुजी। जी। तो जब मंगल देव 30 डिग्री 45 दिन में पार करते हैं तो 1 डिग्री 1.5 दिन में पार करेंगे। अभी अगर मान लिया जाए कि 23 डिग्री है तो 7 डिग्री बाकी है, तो 7 डिग्री 10.5 दिन। 10 दिन के बाद में व्यक्ति अगर प्रयास करे, जिस व्यक्ति की कुंडली है अभी फरवरी महीना यानी कि मार्च महीना में प्रयास करे, क्योंकि राशि में कोई भी ग्रह जब जिस राशि में जाता है तो कुछ दिनों तक वह बाल्यावस्था में रहता है या मृतावस्था में रहता है। तो सम राशि में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो सम राशि के शुरू के अंशों में ग्रह मृत होता है, तो वहां पर नहीं, कम से कम 4 5 6 अंशों के हो जाए तो तब मृतावस्था समाप्त होगा जाएगा दोस्तों। यानी कि कम से कम 4 5 अंश ले ही ले, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि 0 से 6 अंशों तक सम राशि में स्थित ग्रह मृतावस्था में पाए जाते हैं, माने जाते हैं, पुस्तकों में बताया गया और मानना भी चाहिए। तो कम से कम अगर 6 अंशों तक की नहीं माने तो 4 अंश तक तो मानेंगे ना, कि 4 अंश के बाद में कुछ दोष समाप्त हो जाएगा तो काम प्रयास करेंगे तो सफलता होगी। तो 7 4 11, 11 अंश हुआ, 7 अंश यहाँ पार करना है, 4 अंश यहाँ पार करना है, तो 7 4 11 अंश हुआ। 11 में 1.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 11 1.5 17 के आसपास। 16.5 यानी कि 15 दिन, यानी कि 10-15 दिन के बाद में अगर व्यक्ति अभी से ही अगर प्रयास करना शुरू कर दे तो अच्छी बात है। 10-15 दिन के बाद में प्रयास करने पर हो सकता है, क्योंकि प्रयास तो यहाँ पर कर दे दिया ना, देव गुरु बृहस्पति भी जाने वाले हैं तो यहाँ पर प्रयास तो दिखा दिया, क्योंकि तीसरा भाव प्रयास का होता है, किस चीज का होता है? प्रयास का होता है। प्रयास का होता है, प्रयास तो करना ही होगा। इस सूत्र को भी हम लोग खूब अच्छे ढंग से समझ लिए। जी गुरुजी। तो यह सूत्र है कि केंद्र भाव जब पीड़ित हो और यात्रा वाले किसी भी भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, सूत्र है कि केंद्र भाव 1 4 7 10 भाव पीड़ित हो और यात्रा वाले किसी भी भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो। तो अभी तो शुक्रदेव की अंतर्दशा है जो 8वें भाव में भी है। लग्नेश की भी दशा में स्थानांतरण होता है तो 8वें भाव की भी दशा में यह यात्रा का भाव है, तो दूर देश का समुद्र यात्रा का भी विचार किया जाता है, यात्रा का भाव होगी तो संभवतः बन सकते हैं। गोचर के कारण मंगल की स्थिति और सूर्य की दृष्टि 10म भाव पर संयुक्त रूप से अब दूसरे सूत्र 10म भाव पर 10वें भाव पर सूर्य मंगल दोनों का संबंध बने, दोनों की युति 10म भाव में हो जाए, या कोई एक की स्थिति बने और दूसरे के द्वारा दृष्टि पड़े। और जिस ग्रहों के अंतर्दशा में स्थानांतरण होने का योग बतलाया गया है, जैसे अभी से कुछ सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया कि हाँ इनकी दशाओं में स्थानांतरण हो सकता है, उनकी दशा हो, तो अभी शुक्रदेव की दशा है जो साल भर तक चलने वाली है। मंगल यहाँ आ जाएंगे। अभी सूर्यदेव किस राशि में है तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर है, तो खैर यह सूत्र नहीं लग रहा है, यह सूत्र
नहीं लग रहा है। अगर मंगल यहाँ भी आ जाएंगे तो गुरुदेव यहाँ पर हो, सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे, कम से कम 1 2 3 4 5 5 महीने बाद में वहां जाएंगे। तब तक 5 महीने में अब यहाँ पे मंगल देव जब ऊंच के होंगे अपने गोचर के कारण, तब यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएंगे 7वें, तब यानी कि 8 9 महीने बाद में इस प्रकार के योग बन सकते हैं। यानी कि 5 6 महीने के बाद में यहाँ पर तब तो फिर सब बने, मतलब कई महीनों के बाद में हो सकता है कि वर्षों बाद में ऐसी स्थिति बने, क्योंकि 1 वर्ष में तो फिर सूर्यदेव यहाँ आएंगे मकर राशि में, तब तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी। सूर्यदेव जब मकर राशि में थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी, परंतु मंगल की दृष्टि इस भाव पर नहीं थी। दोनों ग्रहों का संयुक्त रूप से 10वें भाव पर दृष्टि पड़े, युति पड़े, किस कोई एक की स्थिति हो जाए दूसरा देख ले, तब ऐसा योग बनता है। तो वैसी स्थिति तो नहीं थी ना, इसलिए नहीं हुआ। इस बात को समझ गए? बात अब आगे चला जाए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो इस कुंडली पर लागू नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, उन सूत्रों को भी पढ़ें। 10वें भाव में चर राशि हो, हालांकि यहां पर चर राशि है, 10वें भाव में चर राशि हो और उन्हीं की अंतर्दशा हो, इस सूत्र को समझे। 10वें भाव में, 10वें में चर राशि हो। चर राशि आप लोग जानते हैं 1 4 7 एवं 10 नंबर की राशि है। एवं जो राशि 10वें भाव में बनती है उसकी अंतर्दशा हो, यानी कि 10वें भाव के स्वामी की ही दशा हो, यानी कि 10वें के स्वामी की दशा हो, यानी कि अंतर्दशा हो। क्योंकि ज्यादा फल अंतर्दशा स्वामी देते हैं, किसके सहयोग से? तो महादशा दो स्वामी से। तो दशा अंतर्दशा 10वें भाव के स्वामी की हो। कंडीशन यह है कि 10वें भाव में चर राशि हो, और तीसरा कंडीशन यह है कि महादशा स्वामी से जन्म कुंडली के स्थिति के अनुसार पंचधा मैत्री से मित्रता हो। पंचधा मैत्री से मित्रता। अब यहां पर तो सूत्र यह लग ही नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रमा की दशा है ही नहीं। अगर चंद्रमा की दशा भी होती तो चंद्रमा इस कुंडली में यहां पर बैठे हुए हैं। पंचधा मैत्री के अनुसार मित्रता है ही नहीं। चंद्रमा मंगल को क्या मानता है? चंद्रमा मंगल को सम मानता है। चंद्रमा मंगल को सम मानता है, और यहां पर तत्कालिक शत्रुता वाली स्थिति आ गई, तो सम और शत्रु शत्रु। शत्रु हो गया। यदि चंद्रमा की अंतर्दशा भी चल रही होगी तो भी प्रयास करने हैं। आगे के सूत्र पर चलते हैं। लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में जो सूर्य देव हैं, लग्न कुंडली में जो सूर्य देव हैं, या लग्न कुंडली के जो शनि देव हैं, लग्न कुंडली के सूर्य या शनि को गोचर के द्वारा
किसी शत्रु ग्रहों के द्वारा पीड़ित होना। अब यहां पर देखे, यहीं पर अब सूर्य लग्न कुंडली के यहां पर है तो यहां पर बिठा देते हैं। मंगल से दृष्ट है, क्या मंगल शत्रु, सूर्य के मंगल शत्रु हैं? नहीं गुरुजी। नहीं है। कैसे हो पाएगा? शनिदेव यहां पर है गोचर में, नहीं गोचर में शनिदेव यहां पर है, तो शनिदेव को हम लग्न कुंडली में शनिदेव यहां पर है, तो ये अपने शनिदेव के यहां मान लिया जाए तो गोचर के द्वारा किसी ग्रहों से यह क्या पीड़ित है? तो गोचर में गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुक्र से दृष्टि नहीं, किसी भी शत्रु के द्वारा यह पीड़ित है, तो शनि को शत्रु कौन कौन मानता है? सूर्य, सूर्य चंद्रमा मंगल। तो यह जब मंगल यहां पर 4 नंबर की राशि में जाएगा तब तो यह पीड़ित होगा ना। जी गुरुजी। मंगल जब यहां पर आएगा गोचर में तभी तो यह शनि पीड़ित होगा। तो मंगल कितने दिन में जा रहा है? 10 दिन में जा रहा है, तो पीड़ित होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पीड़ित होगा, ट्रांसफर होने की संभावनाएं बनती है। एक सूत्र नहीं, कई सूत्र होते हैं, जो सूत्र जब भी, तो समय का निर्धारण, यहां पर कुछ फलादेश ऐसे होते हैं कि जिसमें गोचर का ख्याल रखना ही होता है, दशा गोचर एवं लग्न कुंडली सभी से होता है। और कई सूत्र जब अधिक से अधिक सूत्र जब एक ही फल के तरफ जब इशारा करता है तब वह फल प्राप्त होता है। किसी एक सूत्र लग गया और उसी को आधार माने सुने। अब एक व्यक्ति मेरे घर पे आया था, वह कुंडली का फलादेश करवाने, हमने तो फलादेश किया, फिर वह कुछ प्रश्न हमसे कर दिया कि जब हम मान लेंगे कि भगवान फलाने जगह फलाने जगह फलाने जगह, तो फिर पंडित जी आप मिट्टी का महादेव जी क्यों बनाकर पूजा करवाते हैं? हमने कहा ठीक है जी भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, भगवान तो हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हवा में भी है, हर जगह। तो जब सर्वत्र हैं तो किसी एक जगह मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हैं? किसी भी जगह को मान लेंगे कि यही जगह भगवान है, जहां मान लिए वहीं, लेकिन मंदिर में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे एक उनका प्रतिरूप जो हमारे गुरुजनों ने मान लिया वहां पे है। जब हम प्रतिरूप के सामने होते हैं तो हमारा ध्यान थोड़ा ज्यादा ही एकाग्रचित होता है, एवं मंदिर में जाते हैं तो सभी लोग जो है केवल भगवान भगवान की बात करते हैं, इसलिए फल ज्यादा मिलने की संभावनाएं बन जाती है, हमारा मानसिकता यानी कि दिमाग एकाग्र हो, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पंडित जी लोग जब पूजा कराने जाते हैं तो एक प्रतिरूप मूर्ति बना देते हैं ताकि प्रतिरूप को देखकर थोड़ा ध्यान ज्यादा केंद्रित होने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है, और जितना अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित होता है फल उतना ही अच्छे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हम लोग मूर्ति बनवाते हैं या बनाते हैं या फोटो डालकर पूजा करते हैं। तो वही बात, जितना हम लोग ध्यान लगा लें। जिसके लग्न कुंडली का चौथा भाव को देखें, लग्न कुंडली के चौथे भाव को देखें, क्या वह पीड़ित है या काफी मजबूत है? इस लग्न कुंडली के D1 को देखें एवं D10 को देखें, क्योंकि यह बात नौकरी व्यवसाय की है। नौमांस दाम्पत्य जीवन का हम लोग फलादेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए नौमांस कुंडली के भावों का हम लोग फलादेश नहीं करेंगे। यह फलादेश नौकरी में स्थानांतरण के लिए है, इसलिए नौकरी के लिए कुंडली तो D10 ही देखी जाती है ना। जी गुरुजी। तो लग्न कुंडली के चौथा भाव, D10 कुंडली का चौथा भाव देखेंगे, क्या यह भाव कमजोर है? जितना ही चौथा भाव मजबूत होगा उतना ही स्थानांतरण कम होगा, न होने की संभावनाएं बनती है।
या होती भी है तो बड़े देर से होती है, क्योंकि चौथा भाव मन के लगने का होता है। व्यक्ति चाहता है लेकिन उस जगह से दूर नहीं जा पाता। लग्न कुंडली में शनि देव शनि से दृष्ट है, यानी कि भाव का स्वामी अपने स्वामी से दृष्ट है, भाव काफी मजबूत हो गया लग्न कुंडली में। या किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित भी हो रहा है चौथा भाव, तो लग्न कुंडली में मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो उच्च का दृष्टि पड़ना तो पीड़ित करना नहीं कहा जाता ना, भाव को देखना है कि भाव पीड़ित है कि नहीं। यहाँ पे चौथे भाव से जिस जीव तत्वों का विचार किया जाता है कि माता का संबंध कैसा होगा, उसका विचार नहीं हो रहा है, भाव के मजबूती का विचार हो रहा है। भाव मजबूत हो रहा है या पीड़ित हो रहा है या मजबूत हो रहा है, मंगल की उच्च की दृष्टि है। चौथा भाव मजबूत हो रहा है लग्न कुंडली का या कमजोर हो रहा है? मजबूत हो रहा है गुरुजी। मजबूत हो गया। या किसी ग्रह के द्वारा चौथा भाव कमजोर भी हो रहा है, तो शनि के शत्रु की दृष्टि पड़ेगी तभी तो शनि का शत्रु कौन है? सूर्य चंद्रमा मंगल। लेकिन यह मंगल तो एक शत्रुता मित्रता में बदल गया, मजबूरी हो गई, उच्च की दृष्टि पड़ गया, ठीक हो गया। अब सूर्य की दृष्टि नहीं, चंद्रमा की दृष्टि नहीं। शनि के बल को देख ले कि शनि का बल कैसा है, तो नवमांश कुंडली में शनिदेव बुध की राशि में है। D10 कुंडली में देख ले कि शनिदेव की मजबूती कैसे, क्योंकि यहां पर शनिदेव प्रथम दृष्टिया शत्रु राशि में है, तो उनकी दृष्टि कितना बलशाली होगा। तो या D10 में देख ले, शुक्रदेव की राशि में, अपने नवमांश में, D10 में, D9 में, अपने मित्र की राशि में। तो शनिदेव जो यहाँ कर्क राशि में शत्रु राशि में है दृष्टिया, प्रथम दृष्टिया, लेकिन फल कैसा दे रहे हैं? मजबूत हो गए कि नहीं? यहाँ शत्रु राशि में होते हुए भी बाहर से दिख रहे हैं शत्रु राशि में, लेकिन वास्तविकता तो ये बुध शुक्र की राशि में हो गए ना, बर कुंडलियों में। तो मजबूत हुए या कमजोर हुए शनि? मजबूत हुए। तो मजबूत शनि के द्वारा अपने घर को देखा जा रहा है, तो क्या घर कमजोर हो गया? काफी मजबूत हो गया। और केतु की भी 9वीं दृष्टि है, तो केतु मंगल के जैसा प्रभाव देता है, पीड़ित नहीं कर रहा है। तो केतु देव की मकर राशि पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो उस राशि को मजबूत करते हैं, क्योंकि इनके मंगल की उच्च राशि है। दूसरे अन्य राशि को देखेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार फल दे देंगे, लेकिन मंगल की उच्च की राशि को जब देखते हैं तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यह नाम है, पापग्रह का नाम है कि शनि से शत्रुता है, परंतु मकर राशि पर जब दृष्टिपात करते हैं तो यह एक व्यवहारिक नियम के अनुसार। अब यहीं पे व्यवहारिक नियम से समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, ठीक है, आपका शत्रु है, अगर यहीं पे 4 आदमी और 2 व्यक्ति, ये दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, इसको मंगल मान लिए जाए, इसको केतु मान लिया जाए। इस दोनों से मंगल की न शत्रुता है न मित्रता है। केतु इसको भी शत्रु मानता है, केतु इसको भी शत्रु मानता है, और मंगल इसको शत्रु मानता है, काफी नुकसान पहुंचाना चाहता है, और केतु भी इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अगर केतु की यहां दृष्टि पड़ेगी तो केतु ज्यादा नुकसान कर देगा। मंगल केतु इसको भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, परंतु मंगल एवं केतु घनिष्ठ मित्र हैं, और मंगल इसका नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता बल्कि मदद ही करना चाहता है, और इस दोनों में मित्रता है। तो केतु क्या इसको देखेगा तो इसे नुकसान पहुंचाएगा जल्दी? नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कुजवत केतु
मंगल की उच्च राशि को देखेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए यह चौथा भाव पीड़ित नहीं हुआ। अब D10 में देख ले, D10 में भी शनिदेव बैठे हुए हैं बुध की राशि, शुक्र की राशि में, और शुक्र अपने घर को भी देख रहा है। तो D10 का जो चौथा भाव है वह अपने स्वामी के द्वारा दृष्ट है, उस एवं उसमें बैठा हुआ ग्रह क्या है, तो बैठा हुआ ग्रह अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। भाव मजबूत हुआ या कमजोर हो गया? मजबूत हुआ। मजबूत हो गया। तो जब लग्न कुंडली का चौथा भाव और D10 कुंडली का दोनों का ही चौथा भाव यदि मजबूत हो जाए तो स्थानांतरण बहुत ही कम या न के बराबर। आज जिस व्यक्ति के चौथे भाव पीड़ित होते हैं और D10 का भी चौथा भाव पीड़ित हो जाए तो इनके ट्रांसफर बड़ा जल्दी जल्दी होते रहते हैं, या केवल लग्न कुंडली का ही चौथा भाव पीड़ित है तब भी इच्छा अनुसार ट्रांसफर हो जाता है, जब चाहे तब हो जाता है, या ट्रांसफर समय अनुसार होता रहता है। सूर्य एवं चंद्रमा कुंडली के राजा होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य भी ग्रहों के राजा, चंद्रमा भी ग्रहों के राजा। यदि इनकी दशा चल रही हो, इनकी अंतरदशा चल रही हो और स्थानांतरण होने की संभावनाएं भी बन रही हो, यानी कि एक कितना भी दशा हो जाए, कभी कभी नौकरियों में होता है कि 3 साल के लिए पोस्टिंग ही हो गई, 3 साल के लिए पोस्टिंग हो गया, तो अभी पोस्टिंग हुआ तो फिर अगर 6 महीने के बाद में अगर सूर्य की अंतरदशा ही आ जाएगा तो क्या ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। वो तो अवधि आएगा तब ना जी, 3 वर्ष, एक सामान्य नियम से। तो कुंडली के राजा होते हैं और इनकी अंतरदशा चल रही हो, साथ ही ये संबंधित भाव के स्वामी भी हों। संबंधित भाव कौन सा हो जाता है? तो यात्रा का, यात्रा संबंधित भाव के स्वामी हो। तो यात्रा किस किस भाव से देखा जाता है? छोटी मोटी नजदीक में ट्रांसफर, 8वां तीसरा भाव, 8वां भाव, हाँ, 7वां भाव, 12वां भाव और 9वां भाव भी। 9वें भाव से भी यात्रा का विचार किया जाता है, लेकिन कम से कम 10वें एवं 11वें भाव से तो नहीं किया जाता ना, नहीं नहीं किया जाता। जिसके कुंडली में शनिदेव जितने अधिक मजबूत होते हैं उतने उनके स्थानांतरण कम होते हैं। आप लोग देखेंगे, आप लोग मिलाएंगे भी, और यह जिन व्यक्ति की कुंडली अभी हम देख रहे हैं, सभी वर्ग कुंडलियों को देख लेते हैं। खोड़स वर्ग कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति कैसी है? जी 1 मिनट में बतला रहा हूं आप लोगों को। शनिदेव लग्न कुंडली दिख रही है। D4 कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं। D4 कुंडली में शनिदेव, आप लोग नोट करते जाइए। अब हमारे हाथ में मोबाइल है तो फिर कैसे देख पाएंगे? हाँ 1 मिनट, D1 से शुरू कीजिए। हम अभी शुरू करते हैं। D1 1 में आप देख रहे हैं कर्क राशि। 2 क्यों नहीं देखना? होरा कुंडली में तो 4 या 5 में रहते हैं केवल। D3 में, D3 में भी शनिदेव जब 8 अंशों के हैं तो 4 नंबर की राशि।
यानी कि जो ये हो गया, इसके बाद में D4 में उच्च के हो गए, ये D4 में उच्च के हो गए, भाग्य कुंडली में उच्च के हो गए। D7 कुंडली में शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में, D9 में आप लोग देख रहे हैं कि शनिदेव कहाँ हैं, बुध की राशि में है। D10 में भी आप लोग देख रहे हैं शनिदेव कहाँ हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। द्वादशांश कुंडली में शनिदेव अपने उच्च राशि में है। अब खोडसांश कुंडली वाहन वगैरह के लिए देखा जाएगा तो वहां पर तो सवारी वाली बात हो गई। तो यहाँ पे स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, यह सिंह की राशि, सूर्यदेव की राशि में। धार्मिक रुचि अभिव्यक्ति में देखा जाए तो वह विषांश कुंडली होता है। तो इसमें शनिदेव 6 नंबर की राशि में है। तो जितनी बातें हम लोगों ने अभी यहां तक देखा, तो सामान्यतः 1 2 3 4 5 6 कुंडलियों में हम लोगों ने देखा शनिदेव अपने 2 जगह तो अपने उच्च राशि में हो गए, मजबूत स्थिति में हुआ। अगर हम लोगों ने 9 कुंडलियों को देखा, होरा कुंडली को छोड़ करके D2 को छोड़ दिए, तो बाद बाकी ये 9 कुंडलियां हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुंडली हो गई। 9 कुंडली में 6 कुंडलियों में शनिदेव अपने मित्र राशि, अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि में है। 3 कुंडलियों में, 3 कुंडली में 2 कुंडली ऐसा है जिसमें चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा स्त्री ग्रह, ममतामयी ग्रह, सम राशि है। सम राशि के स्वामी स्त्री ग्रह, भावना प्रधान, उतना तो कमजोर नहीं हुए। अब एक कुंडली में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 नंबर की राशि में है, सूर्यदेव की राशि में, अपने शत्रु राशि में, लेकिन यहाँ पर तो भी तत्कालिक मित्रता हो गया ना शनि सूर्य में। तो वास्तविक रूप से शनिदेव यहाँ पर काफी मजबूत है या कमजोर है? काफी मजबूत है। मजबूत है गुरुजी, ट्रांसफर के चांस कम है। हाँ, तो गुरुजी तो 6 नंबर राशि में है, 2 में, तो उच्चाभिलाषी भी हो गए ना वो। हाँ 6, हाँ, तो ऊंचाभिलाषी 2 में उच्च के हैं और 2 में उच्च के, 2 में उच्च के उच्चाभिलाषी हैं हो और गए। 2 में ऊंचाभिलाषी हो गए शनि। काफी अभी और बहुत कुछ हम लोग स्थानांतरण पर पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा का समय काफी हो रहा है और इसके बाद में बहुत से विषय वस्तु। अब जब यहाँ पर जितना हम डीप में जाते हैं उतना ही दिमाग और खुलता चला जाता है कि और इससे आगे क्या हो सकता है, और क्या बोले और क्या बोले और क्या बोले। और ज्यादा लंबा देर होने पर थोड़ा सा उबाऊ वाली बात सुने। तो यदि आप लोगों का विचार होगा तो कल से हम इस कक्षा को एक दिन कम से कम और आगे बढ़ा लेंगे, नहीं तो हम कल से दाम्पत्य जीवन पर क्लास फिर चलाएंगे। जैसा आप लोगों की इच्छा होगा आप लोग समूह में लिखेंगे, ठीक है? गुरुजी आपने कहा था कि लास्ट में चंद्रमा के बारे में भी कुछ बताएंगे, जो इसमें नीच के चंद्रमा है, कल की क्लास में कहा था आपने। हाँ ठीक है, बीच में ही पूछ लेना चाहिए था, हम लोग कल चर्चा कर लेंगे।